दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री होगा कौन? यह सवाल इतना महत्वपूर्ण या इतना उलझा हुआ हो जाएगा, इसकी कल्पना तो 10 दिन पहले किसी ने नहीं की होगी। 23 नवंबर को जब ईवीएम खुला और उसके भीतर से जो बीजेपी का जिन्न बाहर निकलकर आया, उसने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा दिया। इतनी जबरदस्त जीत तो महाराष्ट्र के भीतर कभी भी बीजेपी ने हासिल की नहीं थी। और इतनी बड़ी जीत के बावजूद भी 10 दिनों तक कौन सा वो नाम है जो मुख्यमंत्री होगा, इस पर बीजेपी के भीतर गजब की चुप्पी है, एक गजब की खामोशी है। और अगर ये कोई कहे कि बीजेपी का नया मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की गद्दी पर कौन आसीन होगा, इससे बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा उसके तार भी जुड़े हुए हैं, तो शायद आप सदमे में आ जाएं कि यह कैसे संभव है। क्या वाकई देवेंद्र फडणवीस को लेकर सवाल है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे या बीजेपी के अध्यक्ष? कौन चाहता है वो मुख्यमंत्री बने, कौन चाहता है वो बीजेपी के अध्यक्ष बन जाएं? खुद देवेंद्र फडणवीस तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, फिर उन पर दबाव कौन बना रहा है? और इस राजनीति के भीतर दिल्ली क्या कर रही है? दिल्ली ने तो 2 पर्यवेक्षकों का नाम दे डाला और कहा यही जाएंगे मुंबई, जो विधायकों से बात करेंगे। एक गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रूपाणी और दूसरी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। दोनों की राजनीति पहुंच पकड़ महाराष्ट्र को लेकर कितनी है या कितनी होनी चाहिए, इस पर सवाल मत कीजिएगा, क्योंकि एक नया त्रिकोण इस दौर में बन चुका है। एक तरफ मुंबई है, दूसरी तरफ दिल्ली है, तो तीसरी तरफ नागपुर भी है। दिल्ली में शो चल रहा है साबरमती रिपोर्ट। शाम के 4:30 बजे इसकी स्क्रीनिंग शुरू हुई। नागपुर में 5 बजे सरसंघचालक और उनके साथ महत्वपूर्ण बैठक करने के लिए प्रवीण तोगड़िया पहुंचे। प्रवीण तोगड़िया जो एक वक्त गुजरात की राजनीति में अहम हिस्सा रखते थे। जब गुजरात के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुआ करते थे, उस समय उन दोनों की यारी हर कोई जानता है। लेकिन धीरे धीरे दूरी बढ़ती चली गई और एक वक्त ऐसा आया जब कहा गया कि विश्व हिंदू परिषद से बाहर का रास्ता अगर संघ ने प्रवीण तोगड़िया को दिखलाया तो उसके पीछे दिल्ली का ही आदेश, निर्देश या सुझाव था। लेकिन इन सब के बावजूद भी दिल्ली में साबरमती रिपोर्ट चल रही है। साबरमती रिपोर्ट जी गोधरा कांड को लेकर बनी है। गोधरा कांड के वक्त मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। अब जब फिल्म बन गई है तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं और वो देख रहे हैं फिल्म। और उसी वक्त 2 बड़ी घटनाएं हो रही हैं। एक तरफ नागपुर में प्रवीण तोगड़िया के साथ बैठक सरसंघचालक मोहन भागवत की, और दूसरी तरफ मुंबई के भीतर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को लेकर। लेकिन एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ने के बाद, जो दोपहर में बिगड़ती है और शाम के वक्त जब दिल्ली में फिल्म चल रही है, नागपुर में बैठक हो रही है, उस वक्त एकनाथ शिंदे अपने लोगों से घिरे हुए हैं। और घिरे हुए लोगों के बीच एक ही बात है कि महाराष्ट्र की राजनीति अगले 24 घंटों में और ज्यादा एकनाथ शिंदे के इर्द गिर्द आकर खड़ी हो जाएगी। और राजनीतिक तौर पर एकनाथ शिंदे की राजनीति देवेंद्र फडणवीस को मौका देती है, क्योंकि फिर कोई दूसरा नया शख्स सहयोगियों को ही ना संभाल पाए तो फिर उस नए शख्स की मौजूदा स्थिति में कैसे नाम कोई ले सकता है। यानी इस त्रिकोण के बीच आज खड़े होकर उस राजनीतिक पाठ को पढ़ लीजिए जो बीजेपी संघ नागपुर, दिल्ली और मुंबई के बीच एक ऐसी परिस्थिति को रच रही है जिसका परिणाम अभी नहीं आएगा। यह परिणाम आने वाले 2-3 दिन और लगेंगे, क्योंकि कल 2:30-3 बजे तक बुलाया गया है तमाम विधायकों को मुंबई पहुंच जाइए। रूपाणी जी और निर्मला जी भी पहुंच जाएंगी, निर्मला सीतारमण वह भी पहुंच जाएगी बतौर पर्यवेक्षक। कल नहीं परसों बैठक की जाएगी, 4 तारीख को 4 बजे और 5 तारीख को 5 बजे शपथ ग्रहण होगा। यानी इतना कम वक्त दिया जाए सहयोगियों को भी सोचने के लिए कि दरअसल उनकी राजनीति धरी की धरी रह जाए। लेकिन क्या यह सब कुछ
इस अंदाज में कहा जा सकता है कि बीजेपी हुनरमंद है, दिल्ली में बैठे मोदी शाह की बिसात जबरदस्त है, या फिर कुछ और कहना चाहिए। लेकिन हमें लगता है आज तो शुरुआत इस बात से होनी चाहिए कि जब नागपुर में घटनाक्रम तेजी से बढ़ रहे हैं बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर, जब मुंबई के भीतर सहयोगियों की परिस्थितियां नए मुख्यमंत्री को लेकर तेजी से रची बसी जा रही है, उस वक्त दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम बीजेपी के सांसद सभी पहुंच रहे हैं बाल योगी ऑडिटोरियम, और कलाकार मैसी भी पहुंच रहे हैं जिन्होंने अदाकारी की है कैमरामैन की। साबरमती रिपोर्ट को लेकर, जिस गोधरा कांड को लेकर आरएसएस पहली बार इतने तीखे तरीके से सक्रिय हुई थी कि उस वक्त के सरसंघचालक केसी सुदर्शन ये कहने से नहीं चूके थे कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये हर क्रिया की प्रतिक्रिया इस फिल्म में आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन प्रधानमंत्री जानते हैं, गृह मंत्री जानते हैं, ये उस वक्त गुजरात में ही थे। तो जरा उस साबरमती रिपोर्ट की एक दृश्य जो शुरुआत में सब जा रहे हैं और इन सब के बीच क्या हो रहा है, यह इस दृश्य के बाद। हाय विक्रांत। तो देश में कुछ भी हो, राज्य में कुछ भी हो, साबरमती रिपोर्ट इस दौर में बीजेपी के तमाम नेताओं को देखना शायद सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। तभी तो प्रधानमंत्री ने भी 2.5 घंटे का वक्त निकाला, गृह मंत्री ने भी निकाला, रक्षा मंत्री ने भी निकाला, और भी कई मंत्रियों ने निकाला, और राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी निकाला। वह भी 2.5 घंटे इस फिल्म के लिए देने को तैयार हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी निकाला। लेकिन इन सब के बीच कई सवाल जो महाराष्ट्र की राजनीति और बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर घुमड़ रहे हैं, उसमें एक सिलसिलेवार तरीके से अब जरा परखना शुरू कीजिए। तमाम विधायकों को कहा गया है कि कल 3 दिसंबर है और ज्यादा से ज्यादा 2:30 बजे तक सभी एमएलए को मुंबई में हाजिरी देनी है। 4 तारीख को 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी। उसके बाद 5 तारीख को 5 बजे आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन हर कोई पूछ रहा है क्या वाकई उनसे पूछा जाएगा कौन मुख्यमंत्री होगा? तब तो देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने है, और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है, संघ भी चाहता है वही बन जाए। लेकिन इन सब के बीच कौन चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के अध्यक्ष बन जाए? और देवेंद्र फडणवीस किसे संकेत दे रहे हैं? 2.5 साल हम बन जाते हैं, उसके बाद हम अध्यक्ष बन जाएंगे। यानी अभी तत्काल में आप किसी और को बीजेपी का अध्यक्ष बनाइए, हम बाद में बन जाएंगे। तो बीजेपी के भीतर की इस राजनीति को साधने के लिए एक क्षण के लिए आपको सरसंघचालक और प्रवीण तोगड़िया की बैठक में के भीतर चलना होगा। राजनीतिक तौर पर यह दूसरी बैठक है। इससे पहले भी प्रवीण तोगड़िया के साथ पिछले महीने बैठक हुई थी। उस बैठक में भी इस बात का जिक्र था कि इस देश के भीतर हिंदू वोट बैंक को तो एकजुट कीजिए, आप अपनी अलग राह पकड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा अलग राह तो हम छोड़ देंगे, पहले आप यहां ठीक तो कीजिए अपना घर, हम भी आ जाएंगे और हम आपके साथ खुले तौर पर हैं। अगला सवाल था अध्यक्ष कौन होना चाहिए। सवाल था कि मैसेज यह जाना चाहिए कि बीजेपी उस रास्ते पर है जिस रास्ते पर संघ ने सोचा था, अन्यथा संघ कहीं की नहीं रहेगी। तो फिर इसके बाद तीसरा सवाल निकल कर आया, तो क्या बीजेपी का अध्यक्ष संघ के हिसाब से हो और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का दिल्ली के हिसाब से हो? तो दिल्ली के हिसाब से मुख्यमंत्री तो राज्यों में जिसे मन चाहा उसे बनाया गया। तो क्या वाकई नए मुख्यमंत्री के तौर पर कोई नया नाम होगा? हम इससे पहले 2 नामों का जिक्र कर चुके हैं, आज फिर उन 2 नामों को दोहरा देते हैं। उन 2 नामों में एक नाम तो केंद्र में मंत्री यानी पहली बार सांसद बने
मुरलीधर मोहोल का है, जो पुणे से सांसद हैं। पुणे एक लिहाज से गढ़ है शरद पवार का। शरद पवार मराठा हैं, मोहोले भी मराठा हैं। मोहोल जो हैं ये बीजेपी के हैं, पुणे से चुनाव लड़े, 5,84,728 वोट मिले। इन्होंने कांग्रेस के रविंद्र धानेनकर को हराया, उनको 4,61,690 वोट मिले। महत्वपूर्ण यह है कि पुणे के मेयर रह चुके हैं और इनकी अपनी पहचान मराठा नेता के तौर पर है। यानी जिस मराठा राजनीति को साधने के लिए आरक्षण के बदले एक नई परिस्थिति महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मचा चुकी है और खुला संकेत दे चुकी है कि किसी ब्राह्मण के आश्रय मराठाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। और ऐसे में अजीत पवार और एकनाथ शिंदे, दो डिप्टी सीएम सही, जो मौजूदा वक्त में सूची बन रही है उसके हिसाब से, उस वक्त तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, अजीत पवार डिप्टी सीएम थे। डिप्टी सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस भी थे और डिप्टी सीएम चेक एंड बैलेंस कर रहा था, लेकिन सीएम भी लागू कर नहीं पाए मराठा आरक्षण को लेकर। अब यहां पर अगला सवाल है, एक दूसरा नाम भी है। यह दूसरा नाम परभणी के इलाके, जो कि मराठवाड़ा का इलाका है, वहां से मेघना दीपक साकोरे वाडिकर है, जो कि राम प्रसाद वाडिकर की बेटी हैं। राम प्रसाद वाडिकर 1995 में पहली बार कांग्रेस के टिकट से जीते थे जिंतूर विधानसभा से। 1999 में भी जीते, 2004 में भी जीते, 2009 में भी जीते। उसके बाद पिछली बार मेघना उनकी बेटी वाडिकर सामने आई, वह चुनाव जीती और इस बार भी जीती। मेघना वाडिकर की अपनी राजनीतिक समझ क्या है यह तो दूर की गोटी है, लेकिन क्या महिला का दाव और उसके साथ मराठा होने का दाव, इन दोनों को मिलाया जाए? क्योंकि मेघना के पिता राम प्रसाद वाडिकर एक वक्त विलासराव देशमुख के साथ हुआ करते थे। और मराठवाड़ा के इलाके से मुख्यमंत्री बनाया जाए या पश्चिमी महाराष्ट्र के हिस्से से, यानी मराठा वोट बैंक में सीधे तौर पर बीजेपी घुस जाए या फिर मराठा राजनीति को साधने वाले शरद पवार के गढ़ में से किसी एक को निकाला जाए। एक व्यक्ति केंद्र में स्टेट मिनिस्टर, जो एविएशन और कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं, और दूसरे सिर्फ विधायक हैं। इन दो नामों के इर्द गिर्द क्या देवेंद्र फडणवीस का नाम फिट नहीं बैठ रहा है? और दिल्ली यह तय कर चुका है, इसीलिए उन्होंने पर्यवेक्षक के तौर पर जिन दो नामों को सामने रखा, उसमें निर्मला सीतारमण चुनाव तक नहीं लड़ती हैं। वित्त मंत्री हैं और देश की वित्तीय हालत क्या खस्ता है यह बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। पीएमओ से जो पर्ची पहुंच जाए, जो नीति निर्देश पहुंच जाए, उस पर देश के वित्त मंत्री को चलना है। और उनकी अपनी राजनीतिक जमीन पूछिएगा किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, तो कहीं नहीं है। रूपाणी मुख्यमंत्री कैसे बने और कैसे हटे, ये दोनों गजब कहानी है। और इस कहानी के बीच का सच दिल्ली के भीतर भी उस आपस की लड़ाई तो नहीं कहें, लेकिन आपस की बिसात को उलटने पुलटने की एक सोच भी है। तो रूपाणी किसके नजदीक या किससे दूरी है उनकी, महत्वपूर्ण यह नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि दिल्ली के इशारे पर ही उन्हें कुर्सी मिलती है और उनकी कुर्सी दिल्ली के इशारे पर ही जाती है। यानी पर्यवेक्षक के तौर पर दिल्ली से नाम भेजा जाएगा विधायकों के पास, जो एक वक्त इंदिरा गांधी के दौर में कांग्रेस में हुआ करता था। नाम पर्ची में लिखकर दे दिया गया और उसी रास्ते विधायक चल पड़े। हालांकि सोनिया गांधी के आते वक्त में अशोक गहलोत ने इसे नहीं माना, यह एक दूसरा किस्सा है। लेकिन मौजूदा वक्त में बीजेपी के भीतर कोई इतना ताकतवर है नहीं, या दिल्ली इतनी कमजोर हुई नहीं कि यहां से जो पर्ची भेजी जाए उसको महाराष्ट्र का कोई भी विधायक कहे नहीं नहीं हम इसे नहीं मानते हैं, यह संभव है नहीं। तो सवाल अटक गया देवेंद्र फडणवीस को आकर। देवेंद्र फडणवीस को लेकर यह सवाल इसलिए अटका क्योंकि अब वो किस रास्ते जाएंगे यह महत्वपूर्ण है। और अगर देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो फिर एकनाथ शिंदे किसी भी एमएलए के पक्ष में कैसे डिप्टी सीएम होकर काम करेंगे, यह उनके रूठने की पहली परिस्थिति है। यानी आप देवेंद्र फडणवीस को बना दीजिए मुख्यमंत्री, हम डिप्टी सीएम बन जाएंगे।
दोनों के अनुकूल की परिस्थिति महाराष्ट्र की राजनीति में दिल्ली को चुनौती दे रही है। और दिल्ली चुनौती को अपनाने की दृष्टि से कभी भी बैठी नहीं है, वो तो बहुत ताकतवर है। लेकिन इस परिस्थिति के भीतर संगठन संघ के हिसाब से चलना चाहिए और उन सब के बीच मैसेज अब बहुत साफ रहना चाहिए। जो मैसेज अयोध्या में, फैजाबाद में लोकसभा चुनाव की हार के बाद निकला है, उसने एक चेतावनी दे डाली है कि दरअसल संघ जिस राजनीति को साध रहा है और आने वाले वक्त में जिस राजनीति की दिशा वह उस दिशा के लिए तय करना चाहता है, उसमें बीजेपी का नया अध्यक्ष इस दृष्टिकोण से होना चाहिए। उस लिहाज से संघ के लिए देवेंद्र फडणवीस फिट केस हैं। ब्राह्मण भी हैं, नागपुर से भी आते हैं, संघ से करीबी रिश्ते भी हैं, राजनीति को भी समझ गए, दिल्ली से भी करीब का रिश्ता रखते हैं, यानी चौतरफा तौर पर उन पर सहमति हर किसी की होगी। लेकिन वह खुद तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो ऐसे में कौन नया अध्यक्ष होगा? अगर वो मुख्यमंत्री बनने पर अड़ गए और राजनीतिक तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरफ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी उस दिशा में कहने लगे कि आप किसी तीसरे को बना दीजिएगा, यानी दिल्ली से मुरलीधर मोहोल को ले आइए या फिर मराठवाड़ा से मेघना वाडेकर को ले आइए, काम चलेगा नहीं। तो फिर हम किसी नए नाम को देंगे। इसीलिए अजीत पवार को दिल्ली बुलाया गया कि हम आपको पहले नाम की जानकारी दे देते हैं, उसके बाद बताइए आपका मत क्या है, आप डिप्टी सीएम बनेंगे ना? क्योंकि एक नई दृष्टि महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी अपनी जीत के साथ रखना चाहती है और उस मैसेज के पीछे का मैसेज यह है कि दिल्ली इस दौर में समझ चुकी है, राजनीतिक तौर पर संघ संगठन को अगर अपने साथ रखना चाहता है तो फिर दूसरी तरफ विपक्ष की राजनीति भी इस दौर में संसद के साथ उसके लिए खड़ी नहीं होगी, उसे खुद अपनी लड़ाई लड़नी है। इसीलिए तो दिल्ली में आज किसान आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार फिल्म देख रही थी, पार्लियामेंट चल नहीं रही है, सिर्फ 15 मिनट पार्लियामेंट चलती है। और बीते हफ्ते 4 दिनों तक अगर आप संविधान डे के दिन जो संविधान सभा लगी जिसपे संविधान पर बहस चर्चा हुई, उस दिन को छोड़िए तो बाकी 4 दिनों में 10-10 मिनट हर दिन लोकसभा चली है। यानी संसद के भीतर कौन सा मुद्दा उठे, अडानी उठे ना उठे, मणिपुर उठे ना उठे, संबल उठे ना उठे, हिंदू मुस्लिम को बांटा जा रहा है इसको लेकर मामला उठे या ना उठे, या देश की महंगाई उठे ना उठे, किस मामले को उठाएं तो संसद नहीं चलेगी। अब दूसरी तरफ बीजेपी नए सीएम को लेकर उलझी हुई है। हमें लगता है यहां फिर एक तस्वीर आपको दिखानी चाहिए। यह तस्वीर दिल्ली से सटे हुए नोएडा की है। किसान आंदोलनरत है। पहली बार किसान इस बात को लेकर सड़क पे उतरा है कि वह किसानी की जमीन तो दे देगा, लेकिन उसके एवज में जो मुआवजा चाहिए वो बड़ा मुआवजा चाहिए, उसके बदले जो राहत चाहिए वो बड़ी राहत चाहिए। यानी इस देश में मौजूदा मोदी सरकार की यह सफलता तो है, उसने किसान के मिजाज को भी बदल दिया और कहा कि ठीक है आप मुआवजे की लड़ाई लड़ लीजिए, लेकिन किसानी और खेती की लड़ाई मत लड़िए। लेकिन फिर भी इस नज़ारे को तो देखना चाहिए। अब किसान आंदोलनरत रहे, पार्लियामेंट चले या ना चले, देश की महंगाई उफान पर हो, इन सब के बीच बेरोजगारी का सब कोई मायने रखता नहीं है। दरअसल राजनीति को साधना है तो फिर अपने अनुकूल प्यादों को आपको बैठाना होगा, और यहीं से असल बात शुरू हो रही है। महाराष्ट्र का सीएम, बीजेपी का अध्यक्ष और इस राजनीति के बीच नागपुर की बैठक, यह इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो तय करेगी बैठक, और उस बैठक के बाद का माहौल इस बात की दिशा में ले जाएगा क्या वाकई महाराष्ट्र का सीएम भी संघ के हिसाब से देवेंद्र फडणवीस होना चाहिए, महाराष्ट्र का सीएम भी संघ के हिसाब से बीजेपी का अध्यक्ष होना चाहिए, दिल्ली के हिसाब से कोई नया शख्स होना चाहिए, या दिल्ली के हिसाब से कुछ दिनों की मोहलत देकर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। संभावनाएं बहुत कम है और इन परिस्थिति में नया नाम जो भी होगा
वो या तो पश्चिम महाराष्ट्र से नाम आएगा या फिर मराठवाड़ा से नाम आएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा तकरीबन 150 सीटों को प्रभावित करते हैं, ओबीसी तकरीबन 100 सीटों को प्रभावित करते हैं। और इन सब से हटकर जो राजनीति साधनी है उसमें आपको जाति समीकरण देखना ही होगा। और इस प्रक्रिया से संघ भी इनकार नहीं कर पा रहा है कि जातीय समीकरणों से इतर महाराष्ट्र के भीतर जो हिंदुत्व की प्रयोगशाला को बनाना है, क्या उसके अनुकूल आप किसे मुख्यमंत्री बनाएंगे ये बताने की स्थिति में है। लेकिन दिल्ली कहती है वह तो दिल्ली के हिसाब से महाराष्ट्र की राजनीति चलेगी। और यहीं पर आकर पेच फंस जाता है देवेंद्र फडणवीस का। और जैसे ही देवेंद्र फडणवीस का पेच फंसता है वैसे ही ध्यान दीजिए एकनाथ शिंदे सक्रिय दिखाई देते हैं। वो बीमार होने का ऐलान करने की सक्रियता हो, सारे अधिकार सारी सहमति प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह देने को लेकर हो, या फिर इस बात का खुला ऐलान हो रुक जाइए कल ही तो बैठक है हो जाएगा सब कुछ इसी अंदाज में वो बार बार कहते हैं। तारीख घोषित हो गई है, स्थल घोषित हो गया है, पर सीएम अभी तक घोषित नहीं किया। अरे भैया उनकी कल मीटिंग है ना विधानमंडल पक्ष की, उनकी मीटिंग है उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? 5 तारीख तो हुई है, तो आप चिंता मत करो, सब बराबर हो जाएगा। एकनाथ शिंदे का ये राजनीतिक मिजाज महाराष्ट्र की समूची राजनीति को बदल चुका है और दिल्ली की बिसात को भी पलट चुका है। अपने इर्द गिर्द राजनीति को समेटे हुए वो कितने महत्वपूर्ण होगा यह सिर्फ इससे संकेत मिल सकते हैं कि उनके बेटे जो सांसद है, विधायक भी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके उनकी एक पोस्ट राजनीतिक तौर पर कई मैसेज देती है। वो कहते हैं पिता की तबीयत बिगड़ी है, अफवाह क्यों फैल रही है, उन्हें कोई पद नहीं चाहिए, बातें क्यों हो रही है। यानी बेटे के जरिए राजनीतिक संदेश। और इन सब के बीच देवेंद्र फडणवीस की राजनीति भी उसी डोर में बंधी हुई है, क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे सीएम पद देख रहे हैं या सीएम के पद पर देवेंद्र फडणवीस को देखते हुए खुद डिप्टी सीएम के तौर पर पद स्वीकार करने की स्थिति में हैं, तो फिर देवेंद्र फडणवीस भी जानते हैं अगर इस बार सीएम नहीं बने और दिल्ली का रास्ता उन्होंने पकड़ लिया तो उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में से उनके पांव उखड़ चुके होंगे, ठीक वैसे ही जैसे नितिन गडकरी के हुए। दिल्ली में कदम क्या रखा, महाराष्ट्र की राजनीति उनसे छिटक गई। दिल्ली ने उनको अलग थलग खड़ा कर दिया और अपने तौर पर ताकतवर, अपने तौर पर अपनी बिसात बिछाकर सियासत साधने में माहिर देवेंद्र फडणवीस की सियासत भी क्या दिल्ली की दिशा में जाए, वह भी मुख्यमंत्री का पद देख रहे हैं। और तीसरा सवाल अजीत पवार के उस चेक एंड बैलेंस का है जिसमें वो देख रहे हैं, इसीलिए उन्होंने एक शब्द बीते 10 दिनों में नहीं कहा और अगले 48 घंटे भी वो खामोश रहेंगे। वो भी इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री होगा कौन, और दिल्ली ने उन्हें इसीलिए पहले बुलाकर यह संदेश देना चाहा है कि हम बता दें मुख्यमंत्री कौन होगा, आप खामोशी बरतिए, सिर्फ इतना बता दीजिए आपकी सहमति है ना, आप कहीं पलट तो नहीं जाएंगे। यानी एक ऐसा त्रिकोण 3 नेताओं के बीच है, एक ऐसा त्रिकोण मुंबई, दिल्ली और नागपुर के बीच, एक ऐसा त्रिकोण मुख्यमंत्री पद, बीजेपी अध्यक्ष और संघ के हिंदुत्व की अपनी जमीन को बनाने की परिस्थितियां। ये 3 अलग अलग परिस्थितियों के बीच यह भी समझिए शाम के वक्त साबरमती रिपोर्ट देखते हुए प्रधानमंत्री और उनके तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स क्या वाकई वो जानते नहीं होंगे नागपुर में बैठक हो रही है? वो जानते नहीं होंगे महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे किस बिसात को पिछा रहे हैं? क्या वो जानते नहीं होंगे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद से हटकर कुछ भी मंजूर नहीं करेंगे? और क्या वो खुद नहीं जानते होंगे जिन 2 नाम या 3 नाम का जिक्र वो कर रहे हैं और जिन पर्यवेक्षकों को कल मुंबई पहुंचकर विधायकों के साथ बातचीत शुरू करनी है, उसका परिणाम क्या होगा, क्या नहीं जानते होंगे? शायद कोई नहीं जानता है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति तमाम जीत के बावजूद भी उस जगह आकर फंस गई है जिस पर स्टेक कॉरपोरेट का है, दिल्ली का है, आने वाले वक्त की सियासत का है। और प्रधानमंत्री उस सियासत में अपने हुनर के साथ
उसे ताड़ना चाहते हैं। बस मुश्किल यहीं पर है। बल्कि शिंदे भी, पवार भी और फडणवीस भी सभी ताड़ना चाहते हैं। मुश्किल यही है और उससे बाहर खड़े होकर संघ भी इस बार उसे छोड़ना चाहता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।